ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे मान लो ये कंडक्टर है हमारा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग और इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और फ्लो होने वाली करंट क्या है, I, ठीक है। इन दो के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और करंट जो फ्लो हो रही है इसके अक्रॉस वो क्या है, I। तो ये कहता है स्टेट दैट इफ ऑल फिजिकल पैरामीटर आर कांस्टेंट, कौन से, इस कंडक्टर की, ठीक है, इसका लेंथ है, एरिया है, वो चीज, मैकेनिकल स्ट्रेन है, ये सारी चीज आपको कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। कांस्टेंट कौन कौन से, जैसे कि आपके लेंथ हो गई, कॉमा, एरिया, मैकेनिकल स्ट्रेन, मैकेनिकल स्ट्रेन वही चेंज इन लेंथ वगैरह, ठीक है, ये चीज, सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये फिजिकल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। देन करंट flowing is directly proportional to potential difference across the conductor, ठीक है, is directly proportional to potential difference, हाँ, कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब उसके टू टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्लियर इतना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर जब साइन हटा, अरे स्ट्रेन नहीं पड़ी आपने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मतलब वही चेंज इन लेंथ वगैरह ना हो उसकी, मतलब जो जब हमने उसको बनाया होगा तो हीट की वजह से लेंथ बढ़ती है ना, ठीक है, तो वो ना हो। अच्छा, हीट क्यों होगी, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी, मतलब चार्ज फ्लो करेंगे, तो आपस में कोलिजन भी होगा, फ्लो होगा कि नहीं, मतलब उनकी स्पीड है कुछ, ठीक है, उस वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। अच्छा, रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे आगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक, जैसे आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा 10th क्लास में या 12th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं, हाँ, I स्क्वायर RT, जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे हीटर ले लो, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है, करता है कि नहीं, करंट फ्लो होने पर, करंट फ्लो नहीं होगी तो नहीं करेगा, इसलिए मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ना चाहिए, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें कांस्टेंट, क्लियर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसीलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। तो अभी यहां से आप क्या देख रहे हैं, अगर ओम्स लॉ यहां देखें तो कौन सा ग्राफ मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं तो क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हर जगह वैलिड नहीं है। अभी अभी बात हम बता रहे हैं, सेमीकंडक्टर में जो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है आपको, इस तरीके से, और यहाँ ऐसे मिलेगा, यही तो मिलेगा सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो अब बताइए, ये मिल रहा है आपको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, तो स्ट्रेट लाइन में ना y बराबर y प्रोपोर्शनल x, एक y और एक x, ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन, वहां स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओबे कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अगर हम यही देख लें कि V प्रोपोर्शनल I है, प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट आया वो क्या है, R, ठीक है, V इक्वल टू RI, ठीक। यहां से अगर हम R की वैल्यू देखें तो R क्या आ रहा है, V अपॉन I, ठीक है। R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्लियर इतना, रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम,
इसकी यूनिट क्या है? ये किस पर डिपेंड कर रहा है? वी और आई पर कर रहा है डिपेंड? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए इन पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारा कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसी तरीके से रेजिस्टेंस ही वोल्टेज और करंट पर डिपेंड। क्लियर इतना? क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ये किसी और चीज पर डिपेंड करेगा। किस पर करेगा अभी पढ़ेंगे। फिलहाल आर हमारा यहाँ पर क्या हो गया? रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, सबको पता है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें y बराबर mx से, इसको हम कंपेयर करें y इक्वल टू mx, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ m क्या होता है? स्लोप। तो r क्या मिलेगा आपको? स्लोप। r क्या मिल गया इसमें? स्लोप। अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो v वर्सेस i ग्राफ क्या बनेगा बताइए? स्ट्रेट लाइन। और इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप होती है m और ये होता है tan थीटा, ये हो जाएगा r बराबर v अपॉन i, मतलब ये एंगल थीटा। ठीक है? नहीं जरूरी नहीं, 45 30 भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक है, क्लियर इतना? चलो, इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं ए और बी, ठीक है, आर ए, दो वायर मतलब रेजिस्टेंस, दो स्लोप दिए हैं आपको, ये आर ए है और ये आर बी है। तो बोल रहा है विच वन इज ग्रेटर देन, हाँ रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है? आर ए बड़ा है क्योंकि उसका पोटेंशियल ज्यादा है। पक्की बात है? आर बी बड़ा क्योंकि आर ऊपर हो गया और tan थीटा मतलब जितना कम उतना ज्यादा और कोई बताए? हैं? सही है, आर ए ज्यादा है, आर बी का ज्यादा है। मैंने देखो ऐसे समझ लो, ये गाड़ी चल रही, जितना इस ऊपर जाएगी उतनी स्पीड बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा पोटेंशियल की तरफ। मतलब जितना ज्यादा स्लोप, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है हमारी, जो पोटेंशियल के नजदीक होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? अब आप क्या करोगे यहाँ पर, क्योंकि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल है, आपने एक कांस्टेंट करंट मानी, एक कांस्टेंट करंट आई, और इस कांस्टेंट करंट आई पर अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो ये आएगा वीबी, इसके लिए वोल्टेज आ रहा है, और ये आ रहा है वीए, इसके लिए वोल्टेज। बोलो आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम यहां पर देखें, करंट दोनों में सेम है और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल है, और यहां जो हमें मिल रहा है वो वी है ज्यादा मिल रहा है वीबी से, मिल रहा है क्या नहीं? आई हमारी सेम है दोनों में। तो अब बताइए रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा होगा? आर ए ग्रेटर देन आर बी। ठीक है, कोई सी भी स्लोप बना, मतलब एक्सेस ले ले वो। क्लियर इतना? हाँ, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, the substances obeys Ohm's law are called ohmic substance. Substances, सब्सटेंस नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? सब्सटेंस, substances obeys Ohm's law are called ohmic substance. Are called ohmic substance. ohmic, जैसे ओम्स इसकी यूनिट है वैसे लिखो, आईसी लगा दो आगे, ओमिक सब्सटेंस। और जो ओबे नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन ओमिक। क्लियर इतना? ठीक है, ये ओम्स लॉ फेल हो गया क्यों? मैंने आपको रीजन बता दिया क्या है, सेमीकंडक्टर में नहीं करता है। इसी तरीके से जैसे हमारा एक और इसका इफेक्ट है, वो ये है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब करंट किसी कंडक्टर में फिल होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस। देखो जब करंट फ्लो हुई, ठीक है, कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में, तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और V इक्वल टू आर आई। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, V तो हमारा कांस्टेंट ही है, बोला है क्या नहीं, तो I हमारी कम हो जाएगी,
हाँ, अगर आई कांस्टेंट है तो v बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन था, अगर हम v कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में r i क्या हो जाएगा, कम। ये हमारा क्या है v और ये i, मतलब ग्राफ कैसा चला जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, आई बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन था जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i था, लेकिन हमारा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा, तो रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब ये प्रोडक्ट बढ़ा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन था, अब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अब क्या होगा, ऊपर की तरफ जाता होगा। पहले यहां 2 यूनिट बढ़ाया तो यहां 2 यूनिट बढ़ गया, एग्जाम्पल की थी, समझ लो। यहां 4 बढ़ाया तो यहां 4 बढ़ गया, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, लेकिन अब नहीं होगा, अब यहां 2 बढ़ा रहे हैं, यहां 4 बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ करंट फ्लो हो रही है इधर, तो इस वजह से ये फेल हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसी सेमीकंडक्टर ग्राफ भी समझाया था। ग्राफ, हाँ, टेम्परेचर के साथ, ग्राफ नहीं आएगा टेम्परेचर के साथ, पहली बात तो, वैसे ऊपर वाला बनाना। ठीक है, क्लियर है इतना, बना लोगे। नेक्स्ट देखिए, इसी में ही अगर हम बात करें यहाँ रेजिस्टेंस की, किसकी, रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, it is the property of conductor by virtue of which it opposes flow of electric current through the conductor. It is the property of conductor by virtue of which it opposes flow of current through the conductor. ठीक है, it opposes the flow of current through the conductor. Clear इतना? It depends on, it depends on किस पर डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो कंडक्टर है वो ये मान लो, ये कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, लेंथ कितनी है, एल, ठीक है, और इसकी एक चीज होती है रेसिस्टिविटी, ये नेचर पर डिपेंड करती है कंडक्टर की, ठीक है, हाँ, मटेरियल पर। तो पहला पॉइंट ये है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंबाइन करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल आएगा एल अपॉन ए, आर बराबर क्या हो गया आपका, रो एल अपॉन ए। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आया वो क्या है आपका, रो, हाँ, रेसिस्टिविटी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे वहां आर था, तो आर हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर या एरिया पर, नहीं, क्योंकि यहां पर ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए, आर की ऐसा यूनिट ओ, ठीक है, ये सिंबल है ओ एच एम। बताइए, आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर है आपके पास एक,
कह रहा है इसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस कितनी है R2 और इसकी लेंथ कितनी है L। रेजिस्टिविटी क्या है इसकी रो कंडक्टर की। फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस बताइए। चलो ये देखो क्या होगा रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है रो L अपॉन ए। तो एरिया कौन सा जिसमें करंट फ्लो हो रही है वही तो एरिया। भाई बीच वाला तो खाली है तो ये तो हमें लेना नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे एरिया निकालने के लिए पाई R स्क्वायर होता है। R मतलब बड़ा वाला स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर रो एल सॉरी रो एल अपॉन पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया निकल कर। क्लियर इतना? ठीक है ठीक। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी रेजिस्टिविटी पर। किस पर? रेजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है किस पर डिपेंड करती है? ठीक है हाँ। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की छोटी छोटी टर्म है ये पहले सीख लो फिर क्वेश्चन करेंगे। रेजिस्टिविटी ये किस पर डिपेंड करेगी? जैसे आपने करंट पढ़ा I इक्वल टू क्या होता है NEA/VD यही तो होता है। VD बराबर क्या होता है NE स्क्वायर A टाउ E अपॉन L। L होता है नहीं E टाउ अपॉन M होता है। ठीक है यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपने VD बराबर E टाउ अपॉन M। क्लियर इतना? अब यहां पर E बराबर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अगर ये कंडक्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक है तो क्या आ जाएगा V अपॉन L। I बराबर NE स्क्वायर A टाउ V अपॉन AL सॉरी ML यही तो आया। क्लियर इतना? अब आप देखिए यहां से अगर मैं I को इस साइड ले आऊं सारी टर्म यहां ले आऊं तो V अपॉन I की वैल्यू क्या आएगी V अपॉन I की वैल्यू V अपॉन I बराबर M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। क्या यही आएगा V अपॉन I इक्वल टू दिस वन। देखो आप V यहाँ है I को इस साइड ले जाओगे तो ML ऊपर आएगा ML ऊपर आएगा ये सारी टर्म नीचे आ गई। ठीक है और आपने पढ़ा V इक्वल टू आई आर क्या होता है ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन I बराबर क्या होगा R। V अपॉन I बराबर क्या होगा R है कि नहीं। और R बराबर होता है रो L अपॉन A। V अपॉन I बराबर क्या है R और R बराबर है रो L अपॉन A। तो अगर हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट यहां लिखें तो क्या आएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो रो की वैल्यू क्या आ रही है निकल कर ये हाँ तो रो इक्वल टू आया M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। क्लियर इतना? अब M यहां पर क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट है E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट है N क्या है कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर तो ये इस पर डिपेंड करेगा। टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एवरेज टाइम। ठीक है तो अगर करंट फ्लो होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ी। टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम था वो बढ़ेगा या कम होगा कम हो जाएगा। तो ये चीज आपकी बढ़ जाएगी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और ये बढ़ जाएगी। ठीक है तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है कौन कौन सा कंसंट्रेशन ऑफ दी मतलब कंसंट्रेशन पर नेचर ऑफ दी हाँ। चलो लिख लो पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या आएगा रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन है। ठीक है रो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन। ठीक है मतलब इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। नहीं क्या डेफिनेशन लिखना
टेम्परेचर प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर भी है। रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, टाउ, ठीक है। अगर हम इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और कैसे डिपेंड्स करेगा, इफ देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाउ की वैल्यू घट जाएगी और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर इतना। कैसे बढ़ती है ये वो देख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखिए अभी हमने जो पढ़ा वो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। लेकिन किसके लिए, मेटल के लिए, फॉर मेटल, फॉर मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर की बात करें यहां पर, तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी जो है वो होती है किसी टेम्परेचर टी पर रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। रो टी, रो मतलब रेजिस्टिविटी, टी मतलब टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर टी की बात हो रही, खाने वाली रोटी नहीं, ठीक है। तो रो टी इक्वल टू क्या होगा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस, क्लियर इतना। टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है अल्फा, हाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर टेम्परेचर को कैंसिल कर सके, ठीक है। तो पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो डिग्री, इसकी यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो पर डिग्री सेल्सियस में दी होगी, तो उससे आप समझ जाएंगे कि अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। फॉर मेटेलिक कंडक्टर, यही हम यूज करते हैं, यही तो यूज करते हैं। तो रेजिस्टिविटी अगर हमारी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है और आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस भी हमारा वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सेम हमारी इक्वेशन बनती है रेजिस्टेंस के लिए, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। किसी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी के, क्लियर इतना। अब जैसे मान लो आपके पास ये बोल दिया जाए एट T1 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस R1 है और एट T2 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस हमारा R2 है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले आर नॉट की वैल्यू बताओ या अल्फा की वैल्यू बताओ, तो दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या बनेंगी हमारी, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही लिख लेते हैं R1 इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा T1, और ये क्या हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2। ये हमारी दो इक्वेशन बनी, इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर अल्फा पूछा है दोनों को डिवाइड कर दो, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर नॉट पूछा है तो एक को माइनस कर दो, एक को दूसरे से माइनस कर दो, आर नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी बनती है बना ले, डिवाइड कर लेते हैं पहले, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल आर नॉट कैंसिल 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा T1 1 प्लस अल्फा T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, देखिए R1 प्लस अल्फा R1 T2 इक्वल टू R2 प्लस अल्फा R2 T1, ठीक है। हमें क्या निकालना है अल्फा, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे,
इसको उधर ले जाएंगे, अल्फा कॉमन R1T2 माइनस R2T1 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है R2 माइनस R1 अपॉन R1T2 माइनस R2T1, ये अल्फा की वैल्यू आ गई निकल कर। ठीक है, दो इक्वेशन से दोनों को डिवाइड किया, R नॉट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और अल्फा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या बनाना है हमें आर नॉट के लिए, तो आर नॉट के लिए देखिए क्या होगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं हम मतलब। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मतलब R1 माइनस R2 करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाएंगे, राइट राइट माइनस हो जाएंगे। तो राइट में हमारे पास है R नॉट 1 प्लस R नॉट अल्फा T1, और इसको माइनस करेंगे R नॉट माइनस R नॉट अल्फा T2, क्या यही होगा भाई? देख लो लेफ्ट में क्या है, R1 माइनस R2, यहां आ गया। राइट में क्या होगा, R नॉट प्लस में R नॉट अल्फा T1, तो R नॉट प्लस R नॉट अल्फा T1, माइनस करेंगे R नॉट को और माइनस करेंगे R नॉट अल्फा T2। ठीक है, अब यहां क्या कैंसिल हो रहा है आपका, R नॉट कैंसिल, बाकी वहां से R नॉट कॉमन ले लो, तो R नॉट कॉमन, अल्फा भी कॉमन, क्या आया T1 माइनस T2, और ये वाली टर्म इस साइड लिख लेंगे R1 माइनस R2। तो हमारे पास R नॉट इक्वल आया R1 माइनस R2 अपॉन अल्फा T1 माइनस T2, ये निकल कर आ गया। अगर अल्फा पूछे यहीं पर R नॉट दिया है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दो इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, जो इक्वेशन लगे उसमें वैल्यू आप पुट करो और आंसर निकाल लो। क्वेश्चन देखिए एक, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, इफ एट 20 डिग्री सेल्सियस, आर हमारा दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर आर दिया है 20 ओम। ठीक है, कह रहा है एंड एट 160 डिग्री सेल्सियस आर की वैल्यू दी है 24 ओम, फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। फोर्टी कर लो, 40 ओम, वो तो अल्फा आएगा नहीं निकल के, कुछ भी आ सकता है। हाँ, फाइंड अल्फा, फॉर्मूला क्या है अल्फा की वैल्यू, R2 minus R2 और R1 T2 minus R2 T2, ये ठीक है, यही है, पकड़ लो। R2 कितना है, 40 माइनस 20, 20 आएगा, 20 इंटू T2 कितना हो जाएगा, 3200। ठीक है, माइनस R2 T1 कितना होगा, 800, कितना है 20 अपॉन 2400, ये जीरो कैंसिल, 1/120, वैसे 1200 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो किसमें आ जाएगा, डेसिमल में। मेटेलिक कंडक्टर का जो अल्फा होता है, मेटेलिक कंडक्टर का जो अल्फा होता है वो होता है 0.01 पर डिग्री सेल्सियस टू 0.0001 पर डिग्री सेल्सियस, रेंज है। इसी में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बच्चों बात नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर, इसकी जो रेंज है अल्फा की वो होती है 0.0 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस टू 0.000 पर डिग्री 1 पर डिग्री सेल्सियस। ये इसकी रेंज है अल्फा की मेटेलिक कंडक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर एलॉय, हाँ फॉर एलॉय
एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं, ठीक है, मेटल्स के मिक्सचर, सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा था उसका ग्राफ क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होता है रेजिस्टिविटी का, किसका ग्राफ? रेजिस्टिविटी का, इंटू 10⁻⁻² ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट लिखाई मैंने? नहीं, ओम मीटर होती है, लिख लो जाके, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगा R इंटू एरिया अपॉन लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, ठीक है, मतलब मीटर मीटर कैंसिल, क्या बचेगा? ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी ओम मीटर। हाँ, और ये हमारा क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर के लिए जो ग्राफ बनता है वो ये होता है, कर्व ऐसा, ठीक है। हाँ, मेटालिक कंडक्टर के लिए पीछे बनाना, पीछे ग्राफ, इसके बाद बना रेजिस्टिविटी लिखी है जहाँ मेटालिक कंडक्टर की, वहीं पर। तो जगह नहीं है। अरे साइड में इतनी जगह तो होगी, ग्राफ बना लो आप, वहीं बना लो, ठीक है। ये है क्या? रो वही देख रहा हूँ। रो की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻² ओ मीटर में है। इसका जो वेरिएशन जो होता है वो 0.2 0.4 इंटू है, इंटू मतलब 0.2 इंटू 10⁻⁻², 0.4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये हाँ, ये वेरिएशन बहुत कम है, आप ये देखें पहले, ठीक है। ये ऐसा कर्व आपको लग रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन है नहीं ये, ठीक है। ये वेरिएशन देखो ना आप, कितने डाटा में लिए गया है ये, इतना ज्यादा कर्व, स्ट्रेट लाइन ही है लगभग, ठीक है। जूम करके देख रहे हैं तो कर्व मिल रहा है। तब सीधा थोड़ी मिलेगा, तभी तो कर्व मिलेगा। चलो, हो गया इतना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एलॉय की, किसकी बात कर रहे हैं? एलॉय, एलॉय क्या है? मिक्सचर, ठीक है। तो एलॉय के लिए जो ग्राफ होता है, पहले ग्राफ समझ लें। ये रेजिस्टिविटी है इंटू 10⁻⁻⁴ ओ मीटर, ये हमारा टेम्परेचर है। इसका जो वेरिएशन है वो आपका 1.1 से 1.2 होने में 0 से 800 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर, 2 पर पहुंच नहीं पाता फिर भी, ठीक है। यहाँ 200 होगा, 400 होगा, 600 होगा केल्विन। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है यहाँ पर? यहां से शुरू होता है ये और 1.1 ही रहता है लगभग, 800 हो नहीं पाता पूरा, हाँ, एलॉय के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए अगर हम जाने, जैसे एलॉय में क्या होता है, फिजिक्स लैब में जो वायर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? हाँ, वेरी वीक डिपेंडेंस है, मतलब टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इसका वो 0.00001 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि 800 केल्विन तक जाने पर आप देखिए कितना सा चेंज आएगा, 1.1 से 1.2 नहीं हो पाता ये, ठीक है, बहुत कम चेंज होता है। इसी वजह से इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इसका ज्यादा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है। यही रीजन है कि इसी वायर को हम, जो एलॉय होते हैं, इन्हीं वायर को हम फिजिक्स लैब में यूज करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन में ज्यादा चेंज है। हाँ, कैलकुलेशन में ज्यादा एक्यूरेसी, फॉर एक्यूरेसी। हाँ, अब वहां पर जो वायर यूज होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन वायर,
मैंगनीज वायर जो होते हैं वो एलॉय होते हैं किसके, कॉपर, निकल, आयरन और मैग्नीज के, यही वायर हम यूज करते हैं वहां पर। उसका रीजन क्या है, यही वेरी बिग डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0.0000 पर डिग्री 1 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके लिए आप लिख लो जो थ्योरी बताइए वो वेरी वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं फिजिक्स लैब में। ठीक है, क्लियर इतना। इसी तरीके से बात करें सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी होती है किसी टेम्परेचर टी पर वो होती है रो नॉट ई की पावर माइनस ईजी अपॉन के टी, ईजी अपॉन के टी। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है इसमें रेजिस्टिविटी, क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर, एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, एट वेरी लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई, ईजी एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, के क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है हमारा, टेम्परेचर तो पर डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, और ईजी क्या है आपका, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। रो इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस ईजी अपॉन के टी, सॉरी माइनस का ईजी अपॉन के टी, ई एनर्जी गैप तो ये है, ये वाला ई, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा, ई की पावर में है ना ये ई की पावर में है। ठीक है बच्चों, ये ई की पावर में है, माइनस का ईजी अपॉन के टी, क्लियर इतना। इंसुलेटर ये क्या होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते लो टेम्परेचर पर, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर करेंगे, लिख लो पॉइंट। ठीक है, बाकी इसको रफ कर देते हैं अब, जो बता दिया वही। ये बताया है इंसुलेटर के लिए कि वेरी लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, एट वेरी लो टेम्परेचर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है, वेरी हाई। इलेक्ट्रिसिटी नोट करके लिख लेना, एट वेरी हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नोट पॉइंट करके, हाई टेम्परेचर insulator and semiconductor both conduct electricity। हो गया, देखिए इसी में छोटी सी टर्म एक और आती है, इसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, हाँ कंडक्टेंस, हाँ कंडक्टेंस होता है जी, और ये होता है इनवर्स ऑफ, मतलब हाँ तो जी जो होता है वो इनवर्स होता है, मतलब 1/r, तो इसकी यूनिट क्या होगी, हाँ ऐसा यूनिट ओम इनवर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा होता है, सिग्मा क्या होता है 1/रो, सिग्मा क्या होता है 1/रो। चलो भाई बताओ ऐसा यूनिट, ओम इनवर्स, पक्की बात है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या म्यो, मोह इनवर्स, साइमन भी होती है इसकी, या मोह भी होती है। ठीक है, ओम इनवर्स बोलोगे या मोह बोलोगे, क्या बोलोगे,
ये